हेलो स्टूडेंट्स। और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो डिस्कशन किया था वो था कंट्रोलिंग के बारे में। कंट्रोलिंग के चैप्टर की अपन ने शुरुआत कर दी थी। ठीक है, आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो इसके आगे का पोर्शन है। सो डे वन हमारा जो कंट्रोलिंग का था उसमें अपन ने क्या क्या डिस्कस कर लिया, वही चीज़ मैं आपको एक बार रिपीट करके बता रहा हूँ। सबसे पहले तो अपन ने डिस्कस किया बच्चों क्या कि सर कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, कंट्रोलिंग का मीनिंग अपन लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, फिर हमने ये डिस्कस किया कि सर कंट्रोलिंग का नेचर क्या होता है, और नेचर का तरीका मैंने आपको इतना इजी तरीके से बता दिया था कि कंट्रोलिंग को याद करने का बहुत इजी फंडा है। क्या इजी फंडा है कि सर कंट्रोलिंग के अंदर वो के वही फंक्शंस होते हैं जो मेनली हमारे मैनेजमेंट के फंक्शन है, कि ये कंटिन्यूस है, ये यूनिवर्सल प्रोसेस है, गोल ओरिएंटेड है, और एक जो स्पेसिफिक पॉइंट अपन ने डिस्कस किया था कि ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों लुकिंग इसका फंडा है। और कंट्रोलिंग की डेफिनेशन सबको याद हो ही चुकी है। ठीक है, अब उसके आगे अपन आज बढ़ रहे हैं आज के सेशन में, आज के लेक्चर में। सबसे पहला आज का टॉपिक जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वो है इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। कि जो वर्ड कंट्रोलिंग है ना, इससे फायदा क्या होता है, इसकी क्या महत्वपूर्ण क्यों है, या इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो लॉजिक फंडा वही का वही जो डे वन का था। डे वन का सेशन अगर आपने सीरियसली नहीं देखा तो वो अगर आप देख लोगे, अगर ढंग से देखा नहीं है तो वापस देखना जरूर। ठीक है, अगर वो आपने क्लियरली समझ लिया ना तो अभी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि वो सब चीज वो डे वन के सेशन से ही जुड़ी हुई है। ठीक है, डे टू के अंदर पहला टॉपिक जो अपन ले रहे हैं, अब शुरू कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, और कंट्रोलिंग से फायदा क्या होगा। पहले मैं आपको सारे पॉइंट समझा देता हूं और फिर एक थोड़ा सा स्टोरी नरेशन के थ्रू आपको पॉइंट्स याद भी करवा दूंगा। ठीक है, सबसे पहला कंट्रोलिंग का सबसे पहली इंपॉर्टेंस क्या है, जो उसका पहला नेचर भी था, फीचर भी था, कि ये गोल डायरेक्टेड होता है। ये ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के पीछे पड़ जाता है। क्यों पीछे पड़ जाता है? ये कोशिश करता है ना कि देखो अगर तुमने गोल अचीव नहीं किया तो ढूंढो उसके कारण क्या है, ढूंढो क्यों वो गोल अचीव नहीं हो पा रहा है, क्यों वो डिविएशन आया, और उसको सुधारो ताकि गोल तक तुम पहुंच सको। मतलब ये आपको पकड़ के रखता है, कान पकड़ के रखता है, बोलता है जाओ और गोल अचीव करो। सो द फर्स्ट एडवांटेज बोलूं, इंपॉर्टेंस बोलूं ऑफ कंट्रोलिंग इज इट हेल्प्स इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। देखो क्या लिखा है, when the plans are made in the organization, प्लान हमेशा किसको फोकस करते हुए बनाए जाते हैं? ऑब्जेक्टिव को, कि हमें ये अचीव करना है। so when the plans are made in the organization, those are directed towards achievement of goal, and the controlling function ensures that all the activities जो हो रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर that take place according to the plan, and if there is any deviation, action उसके ऊपर ले ले ताकि सारी एक्टिविटीज वापस प्लानिंग के पाथ पे लौट के आ जाए। कंट्रोलिंग एक ऐसा, क्या बोलूं मैं आपको, स्टिक लेके खड़ा हुआ है कि प्लान से डिविएट तो नहीं हो रहा है, हो रहा है तो फिर सुधारो, और सुधारो और उसको वापस प्लान के पाथ पे ले जाओ। और प्लान के पाथ पे अगर वो आगे बढ़ गया, मतलब वो उसी पर्टिकुलर वे पे आगे बढ़ेगा, प्लान के वे पे, तो हमेशा श्योर है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होगा ही होगा, उसमें कोई दो राय नहीं होगी। ठीक है, सो द पॉइंट इज वेरी क्लियर, समझ में आया सबको? ठीक है, तो द पॉइंट इज पहला इंपॉर्टेंस कंट्रोलिंग का क्या है सर? इट हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। दूसरा पॉइंट, और फिर स्टोरी में बाद में बताता हूं आपको। ठीक है, दूसरा पॉइंट, कंट्रोलिंग की दूसरी इंपॉर्टेंस ये है कि इट हेल्प्स इन जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। हमने जो स्टैंडर्ड्स बनाए थे ना, स्टैंडर्ड का मतलब हिंदी में क्या बोलूं मैं, हमने जो मानक सेट किए थे, मानक का मतलब क्या हुआ, हमने जो बेंचमार्क सेट किया था कि यार हमारा ये अचीव करने का प्लान है। जैसे मैंने आपको कल भी एग्जांपल दिया था डे वन में भी, क्या कि सर किसी ने एक बेंचमार्क सेट किया, क्या हमको क्या करना है, 90%। आपने वो जो बेंचमार्क या स्टैंडर्ड सेट किया है वो कितना सही सेट किया है। अब आपको पता है कि 90% इस एग्जाम में आ ही नहीं सकते। मान लो कोई ऐसा हाई फाई एग्जाम है, ठीक है, सीए के एग्जाम से मान लो, ठीक है, 90% इज अ ड्रीम, मतलब 90% अनएक्सपेक्टेडली पॉसिबल ही नहीं है, स्पेशली सीए इंटर, सीए फाइनल में तो। ठीक है, तो आपने वो जो स्टैंडर्ड सेट किया ना, वो एक्यूरेट सेट नहीं किया, आपका जजमेंट उसमें रॉन्ग रहा। और ये किससे पता चला? ये कंट्रोलिंग से पता चला। कैसे? जब एक्चुअल रिजल्ट किसी का भी वहां पहुंच ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि आपने जो स्ट्रैटेजी कंट्रोल किया, जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई कि 90 ले आएंगे सीए फाइनल के अंदर, वो गलत ही बनाई, वास्तविकता में वो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ क्या कि कंट्रोलिंग से ये पता चल गया कि कोई भी वो अचीव नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग खराब हैं, काम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है आपने अपना स्ट्रैटेजी जो बनाया था, आपने उसके अंदर जो स्टैंडर्ड सेट किया था वो सही सेट नहीं किया था। एंड दैट इज द सेकेंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, कि आपको ये पता करने में मदद करता है
कि जो स्टैंडर्ड आपने सेट किया है वो कितना एक्यूरेट है। सो द पॉइंट इज, देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पर भाई साहब देख रहे हैं क्या कि हमने जो स्टैंडर्ड सेट किए और वास्तविकता में कितना फर्क आ रहा है, ठीक है, और क्या वो पहुंच ही नहीं पा रहा है एक्चुअल कभी भी उस स्टैंडर्ड से। इसका मतलब हो सकता है स्टैंडर्ड गलत है, और वाइस वर्सा भी हो सकता है। आपने स्टैंडर्ड सेट किया 50% लाने सी फाइनल में, सी इंटर में, भाई 50% तो लाने ही होते हैं पास होने के लिए, है ना। वो स्टैंडर्ड तो बेसिक स्टैंडर्ड है, आप अचीव ज्यादा कर पा रहे हो, मतलब आपने अपना स्टैंडर्ड कम सेट किया है। ये दोनों में मदद करेगा, ठीक है। सो द पॉइंट इज व्हाट, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल जो था अपन ने पढ़ा था, दो टाइप के कंट्रोल, स्ट्रैटेजिक और ऑपरेशनल। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल से हम इजीली जज कर सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड, जो टारगेट हमने सेट किया था वो एक्यूरेट है कि नहीं है। An accurate control system revises the standards from time to time to match them with the environmental changes. अगर आपने कम सेट किया था तो उसको आप अपडेट कर दो, ठीक है, उसको अकॉर्डिंगली सेट कर लो, और आपने ज़्यादा सेट किया था तो उसको कम कर लो। जैसा माहौल है, जैसा एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, वैसे आपको अपना बेंचमार्क भी बढ़ाना पड़ेगा। जब मैंने एग्जाम दिया था 12th का, तब 85-90 लाना भी बड़ी बात थी। अभी जो पैटर्न चल रहा है मार्किंग का, एनवायरनमेंट में चेंज हो गया, मार्किंग पैटर्न चेंज हो गया, तो अभी 95 लाना भी एक अच्छा टारगेट है, 96 97 आप आराम से ला सकते हो। सो ये आपको चेंज करते रहना पड़ेगा, और आपको स्टैंडर्ड एक जो आपने बना लिया ना, उसको आपको रिवाइज भी करना पड़ेगा। इसीलिए तो मैंने बोला था कंट्रोलिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार आपको चेंज करते रहना है उसमें। 2 पॉइंट क्लियर है? क्लियर ना, कंफर्म। आगे बढ़ रहा हूं मैं तीसरे पॉइंट पे। 2 पॉइंट क्या हो गए? सबसे पहला सर, ये जो कंट्रोलिंग है ये हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में मदद करता है, और इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया था वो एक्यूरेट है कि नहीं। अगर वो एक्यूरेट नहीं होगा, स्टैंडर्ड हमने मान लो क्या करा, हायर सेट कर रखा है और नीचे आ रहे परफॉर्मेंस, ठीक है, कम परफॉर्म कर रहे हो, तो ये नहीं है कि स्टैंडर्ड गलत ही होगा, हो सकता है आपकी परफॉर्मेंस गलत हो, आप ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो अपने रिसोर्सेज को। तो एक बार तो ये कहता है कंट्रोलिंग क्या, कि देख लो कम कहीं तुम नालायक तो नहीं हो, तुम अपने रिसोर्सेज का ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए वो स्टैंडर्ड पूरा नहीं हो रहा। बाकी वो स्टैंडर्ड तो बिल्कुल सही, एक्यूरेटली जज किया हुआ है ना। सो द पॉइंट सेज व्हाट, मेक्स एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या लिखा हुआ है, हर एक्टिविटी जो परफॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो किसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म होती है, प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली, एंड एज अ रिजल्ट देयर इज अ मोस्ट एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का प्रॉपर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इससे कर पाओगे अगर आपने स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए काम किया। नहीं तो क्या होता है, लोग हवा में काम करते, बोले जो रिजल्ट आएगा वो देखा जाएगा। लेकिन अगर स्टैंडर्ड बना हुआ है पहले से, और जिससे हम एक्चुअल को कंपेयर करेंगे, तो लोगों के मन में डर रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोल दिया, जिसके इतने मार्क्स से कम आए, मिनिमम तो मुझे इतने चाहिए ही चाहिए, उसकी खैर नहीं है फिर। तो अब अगर आपने वो स्टैंडर्ड आपको ध्यान में कि सर हमारी परफॉर्मेंस को इस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करेंगे कि इससे कम नहीं आने चाहिए, ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली मेहनत ज़्यादा करोगे। सो कंट्रोलिंग का फ़ायदा यही है कि जो भी एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हो, आपके दिमाग में एक बैक ऑफ माइंड रहता है कि कुछ ना कुछ अगर डिविएशन आएगा तो हमको डांट पड़ेगी बाद में, ठीक है, तो आप उतनी ही मेहनत करते, उतने ही स्टैंडर्ड्स को अचीव करने की कोशिश करते, ठीक है। क्लियर? आ गया समझ में? ओके। अगला पॉइंट इस कंट्रोलिंग से मोटिवेशन भी बढ़ता है एम्प्लॉइज का। मोटिवेशन क्यों बढ़ता है? देखो नॉर्मली क्या होता है, आप एम्प्लॉइज को पहले ही बता देते हो कि आपको ये टारगेट, ये बेंचमार्क अचीव करना है, आपकी परफॉर्मेंस इसके आधार पर नापी जाएगी, आपको पहले ही पता है। जब आपको पहले ही पता है कि हमारे ऊपर कंट्रोल लगा हुआ रहेगा, हमारी एक्चुअल जो परफॉर्मेंस होगी उसको स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से नापा जाएगा, ठीक है, और हमें बोला है बॉस ने कि आप मेहनत करो पूरी, और जो अच्छा परफॉर्म करेगा, जो बेंचमार्क अचीव कर लेगा, उसको बोनस भी मिलेगा, इनाम भी मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय भी मोटिवेटेड है कि अच्छा ये टारगेट अचीव करना है। अदरवाइज क्या होता है, मान लो ऐसे कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं, कोई देख ही नहीं रहा है आपको, तो आप कुछ भी अचीव करो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप में भी मोटिवेशन नहीं हुआ, ठीक है, कम भी अचीव कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा अचीव कर लिया तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई कुछ मिलना तो है नहीं, तो आप भी थोड़े लेजी हो जाते हो। लेकिन अगर आपको पहले से ही बता रखा है क्या, ये गोल है, ये मापदंड है, ये बेंचमार्क है, ये इससे आपकी परफॉर्मेंस को नापा जाएगा कि अगर आपने ये बना लिया आउटपुट, जैसे 100 यूनिट आपने बना ली अगर, ठीक है, तो आपको बोनस भी मिलेगा, ठीक है। सो ये एम्प्लॉयज़ में मोटिवेशन जगाता है, ठीक है। एम्प्लॉयज़ को लगता है यार हमें बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है, बॉस ने हमें क्लियरली बता दिया है तो बहुत अच्छा है, उसने फ्रीली हमें बता दिया कि अगर आप ये अचीव कर लोगे तो आपको इनाम मिलेगा। तो ऐसे नहीं होता, सेल्स वाले लोग टारगेट अचीव करने की कोशिश करते हैं, तो टारगेट जैसे वो अचीव करते हैं उनको कुछ कमीशन भी मिलता है, ठीक है। सो द पॉइंट इज व्हाट, improves employees motivation। एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम वो होता है
जो कम्युनिकेट कर देता है गोल्स और स्टैंडर्ड्स, ठीक है, कि ये है, इससे आपकी परफॉर्मेंस को अप्रेस किया जाएगा, इसके आपकी परफॉर्मेंस को नापा जाएगा, ये मापदंड है, ठीक है। सबऑर्डिनेट्स को पहले ही बता दिया हमने। अब वो गाइड भी करता है, अच्छा कंट्रोल सिस्टम मैनेजर गाइड भी करता रहेगा कि देखो ये दिक्कतें आ सकती हैं, इन दिक्कतों को ऐसे दूर करना, डिविएशंस आएंगे तो हमें बताएगा ये सुधारो, ठीक है। इससे क्या होता है, ये बहुत बिल्कुल बॉस ने हमें क्लियरली बता दिया, दिस फ्री कम्युनिकेशन एंड केयर मोटिवेट्स द एम्प्लॉय, से हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम ज़्यादा बेटर क्या करें, परफॉर्म करें, ज़्यादा अच्छे से इंप्रूव करके हम परफॉर्म करें, ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन लेवल भी क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। दिस वॉज द फोर्थ इंपॉर्टेंस। 4 इंपॉर्टेंस में वापस बोल देता हूँ। पहली इंपॉर्टेंस क्या थी सर, ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करने में मदद मिलती। देखो सबसे पहला जो अपन ने पढ़ा था वो ये था, हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। दूसरा था कि स्टैंडर्ड हमने जो सेट किए वो एक्यूरेट है कि नहीं, ये जजमेंट इससे लग जाता है, ठीक है। तीसरा, नहीं है एक्यूरेट तो सुधारो, ठीक है, या हो सकता है हम कमजोर परफॉर्म कर रहे हैं तो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करेंगे और इससे एम्प्लॉय मोटिवेशन भी बढ़ेगा। अगला पॉइंट बहुत इजी, डायग्राम से भी देखो, ये है कंट्रोलिंग का फंडा। बहुत सिंपल है, आप अपने घर की बात कर लो, आपके पेरेंट्स आपको कंट्रोल कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि देखो ये गड़बड़ करी है तुमने, ठीक है, हमने जो सोचा था तुमसे तुमने वो परफॉर्म नहीं किया, तुमने डिसिप्लिन तोड़ा है, ये ऑर्डरली काम नहीं किया है, सुधारो इसको। कंट्रोल का मतलब ही यही है ना। सो कंट्रोलिंग से ऑर्डर भी आता है, ऑर्डर मतलब बिल्कुल स्मूथली काम होता है और डिसिप्लिन तरीके से काम होता है, तो इट इंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। रीजन ये बिल्कुल पेरेंट और बच्चे का देख लो या बॉस और सबॉर्डिनेट का देख लो, क्या लिखा हुआ है, एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, सबॉर्डिनेट्स को बिल्कुल चेक के अंदर रखता है, ध्यान रखता है कि वो कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है, और ये इंश्योर करता है, मेक श्योर करता है कि वो लोग अपने फंक्शंस एफिशिएंटली परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छे से कंट्रोल होगा, शार्प तरीके से कंट्रोल होगा, तो चेक रहेगा किसके ऊपर, कंट्रोल रहेगा किसके ऊपर, एम्प्लॉयज ईमानदारी से काम करेंगे, वो धोखाधड़ी नहीं करेंगे, ठीक है। अगर कोई एम्प्लॉय ईमानदार नहीं है, वो धोखाधड़ी कर रहा है, तो आराम से पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि हमने बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल लगा रखा है, हमने सीसीटीवीज भी लगा रखे हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें कर रखी है, तो कंट्रोल ये इंश्योर कर ही देगा हमें, ठीक है। तो 5वां पॉइंट भी क्लियर है, ओके। एंड द लास्ट पॉइंट, कंट्रोलिंग से एक बहुत बड़ा फायदा ये कि सारे एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेटेड रूप में काम करेंगे, क्योंकि सबको मालूम है सबको इसी दिशा में आगे जाना है, ठीक है। सबको मालूम है सबके लिए ये फिक्स स्टैंडर्ड है, टारगेट है, ठीक है, और सबको एक दूसरे के साथ मिलके ही करना पड़ेगा, है ना। सेल्स वाला डिपार्टमेंट अगर फाइनेंस वाले डिपार्टमेंट से बात नहीं करेगा तो कैसे अचीव होगा ऑर्गेनाइजेशन का गोल, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है, जो पहले इंपॉर्टेंस थी। जब ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्लियर है, ठीक है, तो सारे डिपार्टमेंट जितने भी मिलके काम करेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है हमें अल्टीमेटली वहाँ काम करना, और कल को कुछ भी गड़बड़ हुई तो हमारे ऊपर ब्लेम आएगा, इस डिपार्टमेंट की वजह से गड़बड़ हुई है। तो ये कोऑर्डिनेशन भी इंश्योर करता है, फैसिलिटेट करता है, मदद करता है कोऑर्डिनेशन में, कि सब कोऑर्डिनेटेड रूप से काम करते हैं और एक्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है पॉइंट, कंट्रोलिंग मेक्स श्योर दैट अ प्रॉपर डायरेक्शन इज टेकन एंड वेरियस फैक्टर्स, जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स हो गए, जितने भी लोग हो गए, वो दे आर ऑल मेंटेन्ड प्रॉपर्ली, सारे डिपार्टमेंट्स आर कंट्रोल्ड अंडर द अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। तो इससे कोऑर्डिनेशन भी बढ़ेगा एक दूसरे के साथ, और सब लोग एक ही दिशा में आगे जाएंगे, जो मैंने आपको बोला, सभी एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, चाहे वो सेल्स डिपार्टमेंट हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, ठीक है, चाहे वो परचेज डिपार्टमेंट हो, सब लोग किस रास्ते पे जाएंगे, एक कॉमन रास्ते पे उनको जाना है, उसी रास्ते पे वो लोग जाएंगे। क्लियर। सो 6 क्या हो गए हमारे लिए जो इंपॉर्टेंस है कंट्रोलिंग की। अभी मैं आपको हल्का सा एक स्टोरी फॉर्मेट में भी इसको याद करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, पर 6 के 6 पॉइंट क्लियर है ना आप लोगों को, वापस बोल देता हूँ। सबसे पहला क्या बोलता है सर, ऑर्गेनाइजेशन गोल क्लियर हो जाता है, इससे अचीव करने में मदद मिलती है। दूसरा, सर अगर स्टैंडर्ड अगर एक्यूरेट है कि नहीं है वो जज करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो पाएगा रिसोर्सेज का, ठीक है, ये जो अपन ने तीसरा पॉइंट पढ़ा। एम्प्लॉयज मोटिवेटेड हो जाएंगे, डिसिप्लिन और ऑर्डरली तरीके से काम होगा, और लास्ट पॉइंट जो अपन ने अभी डिस्कस किया कि आपका कोऑर्डिनेशन भी होगा, सारे डिपार्टमेंट्स के लोग सब एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी आएगा और कोऑर्डिनेशन भी होगा एक्शन के अंदर। क्लियर। अब इसको स्टोरी फॉर्मेट में कैसे याद करना है, देखो ऐसे, हम हमारे घर में हैं, अज्यूम करो, और हमें कौन कंट्रोल कर रहा है इस लॉकडाउन में, हमको किसने कंट्रोल किया था, ठीक है, लॉकडाउन जब था तब किसने कंट्रोल किया, घर वालों ने कंट्रोल किया, ठीक है। हम बार बार बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते थे, क्योंकि हम घर के प्राणी है ही नहीं, है ना, हमें तो उड़ते पंछी, हम लोग घूमना चाहते हैं, हम बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, हमें कंट्रोल किया गया।
बोला कि आपको फोकस करना है अपने गोल्स के ऊपर, आपके टीचर्स ने बोला, मैंने आपको बोला, आपकी फैकल्टीज दूसरी आपने उन्होंने आपको बोला बच्चों टाइम है, यूटिलाइज कर लो, अच्छे से यूटिलाइज करो। सो इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि आप अपना गोल आराम से अचीव कर पाए। अगर आपके ऊपर कंट्रोल नहीं होता, ठीक है, आपको किसी को टारगेट नहीं दिया होता कि बेटा ये करना है तुम्हें, ये पढ़ना ही पढ़ना है तुम्हें, तो आप हद इधर उधर भटक रहे होते। सो टारगेट अचीव होगा। फिर दूसरा, ये जजमेंट ईजी हो गई आपको कि यार मैंने जो सेट किया था टारगेट, वो मैंने सही सेट किया कि नहीं किया। अब मान लो किसी ने एक दिन में एक चैप्टर पढ़ने का टारगेट किया था, ठीक है, या रिवीजन के टाइम पे आप लोग ये सोच रहे थे कि आप एक दिन में एक चैप्टर पढ़ोगे, ओके। अब उस केस में आप जब ये सोच रहे थे कि रिवीजन में आप एक दिन का एक चैप्टर पढ़ोगे, आपने आपने एक्चुअली कितना पढ़ा वो आपको पता है। अब आपने इससे आज जज कर लिया कि यार मैंने जो स्टैंडर्ड सेट किया था वो सही सेट किया कि ज़्यादा। हो सकता है किसी ने एक दिन में आराम से वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया, तो आपने आपको ये देखना है यार अब मैं बढ़ा सकता हूँ अपना स्टैंडर्ड, ठीक है। दूसरा, किसी से आधा दिन मतलब आधा चैप्टर भी नहीं हो पाया वो, तो उसने अपना स्टैंडर्ड गलत सेट किया, तो वो जजमेंट ईजी हो गया, ठीक है। इससे आपको फायदा क्या मिला? इससे आपको फायदा मिला कि आप ये देख पाए कि आप ढंग से इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो अपने टाइम का। टाइम इज ऑल्सो रिसोर्स, ठीक है। नहीं करा उसको एफिशिएंट यूज करना है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात और आ गई कि आप ये इंश्योर हो गया कि आप ऑर्डरली और डिसिप्लिन तरीके से काम करोगे, क्योंकि आपने टारगेट सेट किया एक चैप्टर करने का, तो डिसिप्लिन तरीके से आप इधर उधर घूमते ही रह गए, खेलने में बिजी हो गए, तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। ऑटोमेटिकली आपकी एक मोटिवेशन भी बना कि नहीं मुझे ये अचीव करना ही है, क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस मुझे नापनी है ना। और लास्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन इन एक्शन का मतलब, तो देखो पढ़ाई में तो नहीं हुआ, लेकिन बाकी ऑर्गेनाइजेशन में तो होता ही है ना, क्योंकि सबका गोल यहाँ पे भी आप देखो, अगर आपके एग्जाम्स हैं तो आपके मम्मा पापा जो भी हैं वो आपको आपके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। वो टीवी नहीं देखते हैं बहुत ज़्यादा देर तक, ठीक है, वो नहीं देखते हैं, आपको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। सो कोऑर्डिनेशन इन एक्शन इज ऑल्सो देयर, ठीक है। सो द पॉइंट्स आर वेरी इजी, ठीक है। मैं न्यूमोनिक नहीं बता रहा हूँ इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं न्यूमोनिक की, आप इसको ऐसे ही याद कर सकते हो। कंट्रोलिंग से फ़ायदा क्या, और कंट्रोलिंग से फ़ायदा अगर जब भी पूछे ना, ये इमेज अपने दिमाग में रख लेना कि क्या फ़ायदा होता है। पेरेंट्स हमें बोल रहे हैं ऑर्डरली और डिसिप्लिन तरीके से काम करो, ठीक है, ताकि सीरीज सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं अपन, है ना। पेरेंट्स बोल रहे हैं ऑर्डर और डिसिप्लिन में काम करो, हम तुम्हारे साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं पर तुम भी मेहनत करके काम करो। इससे फायदा हुआ आप में मोटिवेशन जाएगा कि हाँ पापा बोल रहे हैं हमें करना है। इससे फायदा ये हुआ आप एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करोगे, आप ये देख पाओगे कि यार ये जो स्टैंडर्ड पापा ने हमें दिया है कि एक दिन एक चैप्टर करना है, वो हम अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, और इससे अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाएगा। ऐसे भी ले सकते हो, किसी भी तरीके से लो, देखो तरीके बहुत सारे होते हैं। आपको 6 के 6 पॉइंट याद होने चाहिए ताकि कंट्रोलिंग के ऊपर आप कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाए, आप कंफर्टेबली उसको क्या कर सको, अटेंड कर सको। क्लियर? आगे बढ़ू। सो दिस वॉज वॉट, दिस वॉज इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। 3 टॉपिक हो चुके हैं, कंट्रोलिंग की डेफिनेशन, कंट्रोलिंग का नेचर और इंपॉर्टेंस। अगला टॉपिक जो आ रहा है वो है रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, जो कि इस साल के लिए 2020-21 के लिए नहीं है आपके कोर्स में। तो जो कोर्स रिवाइज हुआ था उसमें ये टॉपिक जो है अभी नहीं है, तो इसको अभी अपने को देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जब भी एप्लीकेबल होगा आगे, ठीक है, आपके लिए तो होना नहीं है जो अभी 2021 में दे रहे हो, जब भी एप्लीकेबल होगा इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, जो बचा हुआ टॉपिक है उसका, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज कंट्रोलिंग का प्रोसेस। और प्रोसेस तो आपको याद हो चुका होगा, छोटा तो हल्का सा तो याद हो चुका है, जो अपन ने फर्स्ट डे पढ़ा था। दिखाऊं? देखो फर्स्ट टॉपिक जो अपन ने डिस्कस किया था इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, क्या डिस्कस किया था, ये वाला। मैंने आपको क्या बताया था, कंट्रोलिंग की डेफिनेशन ही क्या होती है। सर सबसे पहले तो हम कंपैरिजन करते हैं, लेकिन कंपैरिजन करने से पहले भी एक बात होगी ना भाई, आपको टारगेट सेट करना है, ये आपका टारगेट है, फिर आप कंपेयर करोगे टारगेट को किससे, एक्चुअल से। फिर डिविएशन अगर आते हैं तो उसका कारण पता करोगे और उसको सुधारोगे, यही डेफिनेशन है। प्रोसेस भी आपका यही कहता है। प्रोसेस में आपको एक बार रफ आइडिया दे रहा हूँ पूरा, ठीक है, फिर एक एक करके एक एक पॉइंट बताऊंगा, एक बार रफली पूरा समझ लेना, क्योंकि एमसीक्यू में आ जाता है भाई इस प्रोसेस के इस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आता है, ठीक है, तो वहां आपके काम की चीज़ है। कंट्रोलिंग का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले तो टारगेट सेट करो, स्टैंडर्ड सेट करो, क्योंकि जब आप स्टैंडर्ड ही सेट नहीं करोगे तब तक कंपेयर किससे करोगे, है ना। तो टारगेट सेट किया कि मुझे ये अचीव करना है। अब सेकंड, अब एक्चुअली आपने क्या अचीव कर लिया वो देख लो, एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर कर लो, ठीक है। परफॉर्मेंस को मेजर करने का मतलब क्या हुआ, एक्चुअल आपने क्या कर लिया। तो टारगेट आपने सेट किया, एक्चुअल आपने मेजर कर लिया, अब इन एक्चुअल और टारगेट को क्या करोगे, कंपेयर। कंपेयर करके ये पता करो कि डिविएशंस आ रहे हैं क्या कोई, अगर डिफरेंस है तो उसको एनालाइज करो, पता करो कि क्यों आ रहे हैं।
पता करने के बाद आपको क्या करना है, करेक्शन करना है, करेक्टिव एक्शन लो भाई। डिविएशन जहां जहां आ रहे थे वहां पे करेक्टिव एक्शन लेना है। और करेक्टिव एक्शन लेने के बाद यहाँ खत्म नहीं होती है। मैक्सिमम लोगों को लगता है यही खत्म हो जाती है कंट्रोलिंग की स्टेप। कैसे खत्म हो जाती है सर? सर आपने टारगेट सेट किया, आप 100 यूनिट्स बनाओगे, आपने 80 यूनिट बनाई, आपने कंपेयर किया 100 और 80 को, आपको डिविएशन नजर आया, डिविएशन को आपने एनालाइज किया कि 20 क्यों कम आए। अच्छा, इसलिए कम आए क्योंकि हमने थोड़ी सी क्या करा था, 1 घंटा कम काम किया था, उसको सुधार लो, 1 घंटा कम काम करो। यहाँ खत्म नहीं होता है। इसके बाद आपने जो 1 घंटा वापस बढ़ा दिया, क्या उससे 100 यूनिट आ रहे हैं? फीडबैक जरूर लेना कंट्रोलिंग के अंदर। लास्ट पॉइंट क्या है, करेक्शन आपने ले लिया, ठीक है, करेक्शन के बाद एक फीडबैक रिपोर्ट जरूर बनाना जिसमें आप हर उस व्यक्ति को बताना कि 1 घंटा अगर तुमने कम काम किया होगा तो तुम्हारा रिजल्ट अफेक्ट हो सकता है। ये ध्यान रखना, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में फीडबैक रिपोर्ट आपको देनी है, ठीक है। ये एक काम और आपको करना है। आपने अपनी परफॉर्मेंस तो सुधार ली, ओवरऑल सबको भी बता दिया। ये है कंट्रोलिंग का प्रोसेस। तो जल्दी से बिना बिना डिटेल में जाए हुए मैं आपको फटाफट से वापस रिवाइज करा दूं। क्या है कंट्रोलिंग की प्रोसेस? सबसे पहले क्या सेट करना है सर? टारगेट। टारगेट सेट करने के बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करो। एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने के बाद कंपेयर करो, किसको? टारगेट को, जो स्टैंडर्ड आपने सेट किया, और एक्चुअल जो परफॉर्मेंस आपने मेजर करी उसको सेट करो, कंपेयर करो। कंपेयर करने के बाद आपको लगता है डिविएशंस है, डिविएशन नहीं है तो टेंशन ही नहीं है, ठीक है। जहां डिविएशंस हैं उन डिविएशंस को अपने को क्या करना है, एनालाइज करना है, ठीक है। उन डिविएशंस को अपने को एनालाइज करना है। एनालिसिस करने के बाद उसमें करेक्शंस करने, करेक्ट करो उसको, करेक्टिव एक्शन लो, ठीक है। और करेक्शन के बाद एक बार फीडबैक जरूर देना, ताकि अगली बार कोई टारगेट सेट करे तो उसके अकॉर्डिंगली ध्यान में रखे कि हो सकता है टारगेट ज़्यादा सेट कर दिया हो सकता है टारगेट कम सेट किया हो, ठीक है। तो ये आपका क्या है, कंट्रोलिंग का पूरा प्रोसेस है जो यहाँ पर दे रखा है। अब मैं शुरुआत तो कर रहा हूँ आज, ठीक है। तो एक बार अपन कुछ स्टेप्स से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहली स्टेप, सबसे बेसिक स्टेप क्या है? सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स और टारगेट। क्या सबसे पहला कदम होता है कंट्रोलिंग प्रोसेस का? वो ये होता है कि आपको एक टारगेट सेट करना है, आपको एक मापदंड सेट करना है। हिंदी में बोलते हैं ना, एक बेंचमार्क, एक मापदंड सेट करना है, एक यार्ड स्टिक सेट करना है। एक वर्ड भी यूज किया हुआ है, यार्ड स्टिक। यार्ड स्टिक का मतलब है नापने का स्केल, कि आपको यहां आपका जो परफॉर्मेंस है वो इस स्केल पे नापा जाएगा। अब अगर आप इस स्केल पे पूरा नहीं खरे उतर पाए, ठीक है, तो बाद में आपका डिविएशन आएगा। जैसे कोई मोटा आदमी है, वो जिम गया, उसको बोला भैया आपका ये, आपको एक स्टैंडर्ड सेट करना है कि 1 महीने में मुझे 5 किलो कम करना है। उसने अपना स्टैंडर्ड सेट कर लिया 5 किलो, सो वो एक तरह से यार्ड स्टिक हो गया उसका। अब आपका परफॉर्मेंस जो नापा जाएगा वो इस मशीन पर नापा जाएगा कि अभी आप 100 किलो के हो, क्या 1 महीने बाद आप 95 के हो पाते हो कि नहीं हो पाते हो। इस मशीन स्केल पे आपका परफॉर्मेंस नापा जाएगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड का मतलब क्या हो गया? टारगेट या यार्ड स्टिक, जिसके अगेंस्ट आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या किया जाएगा, नापा जाएगा। स्टैंडर्ड जो भी आप सेट करो, हर कुछ स्टैंडर्ड मत सेट करना। मैं 1 महीने में 50 किलो कम करके बताऊंगा, 100 से 50, वो कहेगा, वो जिम वाला ही बंद कर देगा दुकान, बोले नहीं अपने नहीं करना ही नहीं अपने, ठीक है। स्टैंडर्ड जो भी सेट करो थोड़ा अचीवेबल होना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई और बहुत ज़्यादा वेरी हाई स्टैंडर्ड विच कैन नॉट बी अचीव्ड, वो कोई मतलब का नहीं है। अब जैसे आपको पता है, ठीक है, कि आप और टारगेट सेट करो, सर मैं 95% ला के बताऊंगा, मैं अंदर से हंस रहा हूँ, मुझे पता है आप कैसे पढ़ रहे हो, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ऐसा सेट करो जो अचीवेबल हो। हाई या बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, स्टैंडर्ड सेट करते समय क्या ध्यान रखना? ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज ध्यान रखना। अब ऑर्गेनाइजेशन के पास उतना पैसा ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बात करूं, आप टारगेट सेट कर रहे हो कि मैं 10 किलो कम करूंगा, 5 किलो, लेकिन आपके पास टाइम ही नहीं है जिम जाने का, आप सिर्फ 10-15 मिनट फ्री रहते हो पूरे दिन में, तो आपने कहाँ सेट कर लिया 5 किलो कम करने का? आप 10 मिनट करोगे तो उससे तो 10 ग्राम, 20 ग्राम, 100 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो कम होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो आपको रिसोर्सेज भी ध्यान रखना है। रिसोर्सेज ही नहीं है और आप उसको सेट कर रहे हो स्टैंडर्ड को, तो मतलब ही नहीं। जैसे किसी के पास बुक्स ही नहीं है, 12th की बुक्स ही नहीं है, वो बोले मैं अपने दिमाग से आंसर लिखूंगा, ठीक है, और वो टारगेट सेट करा मैं 95 लाऊंगा, जब तेरे पास बुक ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो मन से आंसर कैसे लिखेगा, है ना। सो जब तेरे पास रिसोर्सेज ही नहीं है तो स्टैंडर्ड तो उसके अकॉर्डिंगली सेट करके भाई 50% ले आऊंगा, 40% ले आऊंगा, ठीक है। सो 2 पॉइंट हो गए। तीसरा, स्टैंडर्ड के अंदर टाइम लिमिट भी होनी चाहिए। जैसे अभी बंदे बोला 1 महीने में 5 किलो कम करना है,
एक महीने में या एक साल में ये 100 यूनिट्स बनाऊंगा मैं, तो एक टाइम लिमिट होनी चाहिए विद इन विच दे हैव टू बी अचीव। ऐसा नहीं कि मैं 5 किलो कम कर दूंगा, कब वो नहीं पता, 50 साल में भी करूँ या बूढ़ा होते तो वैसे ही कम हो जाएगी, है ना। सो ये टाइम लिमिट इंपॉर्टेंट है, तो स्टैंडर्ड मस्ट स्पेसिफाई द टाइम लिमिट विद इन विच दे हैव टू बी अचीव, एंड एज फार एज पॉसिबल स्टैंडर्ड हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए एक बार सेट करना। शॉर्ट शॉर्ट पूरे होते जाएंगे, लॉन्ग टर्म अपने आप पूरा हो जाएगा, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म स्टैंडर्ड सेट कर दिए तो उसको भी आपको फिर छोटे छोटे में डिवाइड करना है। जैसे किसी ने बोला सर मैं इस अगले साल आप मुझे देखना इसी तारीख को मेरे 25 किलो कम हो चुके होंगे, वो लॉन्ग टर्म आपने सेट किया। अभी शॉर्ट टर्म सेट करो, इस महीने में मैं 2 किलो कम करूंगा, अगले महीने में 3 किलो, ऐसे शॉर्ट टर्म भी सेट करने हैं अगर आप लॉन्ग टर्म सेट करो। जैसे किसी ने शुरू में एग्जाम मतलब 12th में जब भी आया तो बोला मैं सर 12th में 95 लाऊंगा, ठीक है, अभी तू शॉर्ट टर्म टारगेट सेट कर, अभी पहले क्लास टेस्ट में 95 ला के बता, ठीक है, उसमें दे के बता। तो ये आपको सेट करना पड़ेगा, एक बहुत लंबे समय का स्टैंडर्ड आप सेट नहीं कर सकते, ठीक है। अगला पॉइंट, स्टैंडर्ड को आपको रिवाइज भी करते रहना है, ऐसा नहीं कि एक फिक्स स्टैंडर्ड सेट कर लिया वही सेट करना है। अब जैसे में आपने 5 किलो कम कर लिए एक महीने में, तो अगले महीने का 6 किलो कर दो आप, ठीक है, आप अपना टारगेट बढ़ा सकते हो हल्का सा, ठीक है। सो स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करना पड़ेगा, कीपिंग इन माइंड द चेंज इन द बिजनेस एनवायरमेंट। जैसे लॉकडाउन से पहले बहुत सारी कंपनियों ने अपने एम्प्लॉयज़ को टारगेट दे रखा था, क्या कि तुम्हें ये इतनी यूनिट्स बनानी है, इतनी यूनिट्स इतने कस्टमर लेकर आने हैं। पर लॉकडाउन के बाद वो टारगेट रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इतने डिमांड, एकदम से इकोनॉमी नहीं बढ़ी है ना। सो दैट इज अ पॉइंट, ओके। सो पहला पॉइंट क्या हुआ, आपको टारगेट सेट करना है। टारगेट का मतलब मैं नहीं बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड का मतलब मैं नहीं बता रहा हूँ, वो टारगेट है जिसके अगेंस्ट आपकी परफॉर्मेंस को नापा जाएगा। पॉइंट उसमें कौन कौन से हैं, पहला, स्टैंडर्ड जो है वो अचीवेबल होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, स्टैंडर्ड जब भी आप बनाओगे, आपको स्टैंडर्ड जो भी आप सेट करोगे वो आपको रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए करना है। तीसरा, स्टैंडर्ड में हमेशा एक टाइम लिमिट होनी चाहिए। और चौथा, स्टैंडर्ड हमेशा एक बार शॉर्ट टर्म बनाना, और मान लो आपने लॉन्ग टर्म बनाया तो उनको भी शॉर्ट टर्म में डिवाइड करना। एंड लास्ट, पांचवा जो पॉइंट है इसके अंदर, वो क्या है कि स्टैंडर्ड्स को आपको समय समय पे रिवाइज करते रहना है। ये 5 एक तरह से पॉइंट्स हो गए इस पैराग्राफ के अंदर, आप इनको पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, 1 2 3 4 5, ठीक है। एग्जाम्पल स्टैंडर्ड का दे ही रखा है कि कैसे स्टैंडर्ड सेट करते हैं। 10,000 यूनिट बनाऊंगा, कॉस्ट 10 रुपये पे ले आऊँगा, वेस्टेज जो हो रहे रिसोर्सेज के उनको 5% कम करने की कोशिश करूँगा। ये जो टारगेट्स हैं, ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो सेट हो सकते हैं। क्लियर, ठीक है। तो मीनिंग क्लियर है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमारा टारगेट सेट किया, वहां पहुंचना है, ठीक है। जैसे इसमें भी देखो ये लंबा टारगेट है, लेकिन एक बार छोटे छोटे ट्राई किया आपने, फिर एक लंबा टारगेट अचीव होगा, है ना। सो द फर्स्ट पॉइंट इज, आपको क्या करना है, आपको स्टैंडर्ड सेट करना है। सेकंड, क्या किया आपने, अब वास्तविकता में आपने क्या परफॉर्म किया है एक्चुअली, वो आपको मेजर करना है। क्या आपने पुअर किया, फेयर किया, गुड किया, ग्रेट किया, ये सेकंड पॉइंट है। और आज का लास्ट पॉइंट सेकंड वाला ही अपना, कि जब आप परफॉर्मेंस नापते हो, आपने सेट कर लिया टारगेट, ठीक है, अब आपने वास्तविकता में क्या किया वो देख लो। तो जब आप मेजर कर रहे हो परफॉर्मेंस, क्वांटिटेटिव भी देखना। जैसे 10,000 यूनिट थी, आपने 9,000 पूरी करी, तो मतलब 1,000 कम हुई। और क्वालिटेटिव भी देखना कि आप बीमार हो गए थे, उसके बावजूद भी आपने 9,000 करी, ये भी ध्यान रखना है। तो क्वांटिटेटिव भी देखना और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस को भी ध्यान रखना है, ठीक है। समटाइम्स एम्प्लॉय क्वांटिटेटिव अचीव कर लेगा, लेकिन क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड खराब कर देगा। अब किसी ने 10,000 पूरे तो कर लिए, लेकिन इतनी घटिया क्वालिटी बनाई उन 10,000 यूनिट्स की कि मजा ही नहीं आया, तो क्वालिटेटिव खराब है। उल्टा कभी कभी हो सकता है, मैंने आपको क्या बोला, 9,000 ही बनाए, लेकिन मेहनत पूरी करके अच्छे बना दिए, ठीक है। सो दैट इज वाई जब भी आप मेजर करोगे परफॉर्मेंस को, क्वालिटी भी एक आपको मेजर करनी है, ठीक है। आपको देखना है ऐसे खराब तो नहीं बन गए वो 10,000 के अंदर, या रिटर्न तो नहीं हो गए, सेल्स रिटर्न आ गए कि इसमें डिफेक्ट है, ठीक है। तो लो स्टैंडर्ड भी नहीं होना चाहिए। आपने टारगेट अचीव करने के चक्कर में, क्वांटिटी अचीव करने के चक्कर में क्वालिटी खराब कर दी, वो भी आपको मेजर करना है। तो मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस सिर्फ क्वांटिटेटिव नहीं होगा, इसमें एक ही बात है, क्वालिटेटिव भी होगा, वो आपको ध्यान रखना है। क्लियर, ठीक है। सो ये 2 पॉइंट आज हमने किए हैं, जिस